तो आज ये मंच उसका गवाह बन गया है जो शायद ही कभी होता हो। एक से बढ़कर एक महान कलाकार इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे सेशन का देखिए नाम ही है सिनेमा, साहित्य और रंगमंच। इन्हीं के हर पहलुओं को यहाँ समझने की कोशिश करती हूँ और सबसे पहले चित्रंजन जी आपके साथ मैं शुरुआत करूँगी। अब मतलब पहले हम ये चर्चा शुरू करें इसलिए लाइटर मूड में आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके के कैरेक्टर आप करते हैं, जिस तरह उसमें जान फूंकते हैं, अभी आप इतने गंभीर, धीर, लेकिन जिस तरह चाहे वो कॉमिक रोल हो, चाहे आपकी टाइमिंग हो, वो जितनी बेहतरीन रहती है, कितनी मेहनत रहती है उसके पीछे। और एक कलाकार के तौर पर क्या चुनौतियां भी फेस करते हैं आप? इस समय आप इतने गंभीर थे ना, तो मुझे लगा कुछ ऐसा पूछो जिससे पहले आप तो हंसें, इसलिए पहले मैंने आपको देख के मुस्कुराया ताकि आप मुस्कुराएं, उसके बाद उस चर्चा की हम शुरुआत करें। क्योंकि वो देखिए वो मुस्कुराता चेहरा मुझे बहुत अच्छा, एक अच्छी वाइब आ रही है। जो आप लोगों का भी मुस्कुराता चेहरा मैं एक बार जरा देख लूं सेशन शुरू होने से पहले, देखिए वाइब कनेक्ट हो जाए। देखिए सर। नहीं, मैं भी अच्छी वाइब देता हूँ। मैं डर गया हूँ एक्चुअली। डर गए हाँ, आप? मैं डर गया। इतने बड़े बड़े लोग, मेरे से पहले इतने बड़े बड़े लोग, तो मैं सुन रहा था मैम का जो दादरा उन्होंने सुनाया, मैं कहीं और चला गया, मैं कुछ और सोचने लगा। हाँ मुझे लगा। हाँ, मैं यतीन्द्र जी का भी सुन रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक हूँ, तो मुझे लग रहा था कैसे मैं इनको अपने इंस्टीट्यूट बुलाऊँ, कैसे हमारे स्टूडेंट्स को इनसे रूबरू कराऊँ, कैसे एक जो दिशा मिलता है पंडित लोगों से कैसे वो करूँ, वहाँ थोड़ा सा चला गया था। और दूसरा, जहाँ तक किरदार का सवाल है, किरदार तो एक्चुअली हम जो आसपास देखते हैं वही लोग जो आपके अंदर, ये दिस इज़ लाइक स्पिरिट कॉलिंग। मतलब जिसको आपने कभी जीवन में देखा है वो अगर आपके मानस पटल में है, अगर आप कलाकार हैं, आप राइटर हैं, आप संगीतकार हैं, कोई भी हैं, आपके मानस पटल में बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे चेहरों की बात, उनके हाव भाव, उनके चरित्र, वो सब कहीं ना कहीं रहता है और वो फिर जन्म ले लेता है वहाँ पे। जैसे हम ब्रीफिंग सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमारे अपने परसेप्शन, एसोसिएशन, अपनी सब्जेक्टिविटी उसमें सब आ जाता है। तो यानी एक कलाकार जब किसी से मिलता होगा तो कहते हैं ना एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं हुजूर, तो हम तो शायद वो पहला ही चेहरा देखते हो, एक कलाकार और भी एंगल से देखता होगा कि कभी भी मुझे आगे काम आ सकता है, किसी भी चेहरे को बहुत ही बखूबी से पढ़ो। जी, अगर हम होश के साथ नहीं जीते हैं और बेहोशी के साथ जीते हैं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। जब हम होश के साथ जीते हैं, आप कलाकार हैं या नहीं हैं, मान लीजिए आप वकील हैं, तो सब कुछ तो एक साइकोलॉजिकल जर्नी है ना सबकी, और उस साइकोलॉजिकल जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, आपकी साइकोलॉजी को भी बाकी लोग नियंत्रण कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ शामिल होकर समाज के साइकोलॉजी को देख रहे हैं। तो सब लोग मिलजुल के जब करते हैं, उसमें आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये कभी मेरे काम में आएगा, ये शायद लोगों को होता होगा, पर अगर आप होश के साथ जीते हैं तो आपके काम में, लेखन में, अभिनय में, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफलन आ ही जाता है। और इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में 3000 साल पहले नाट्यशास्त्र लिखा गया और गौर करने वाली बात है कि इसको भरत मुनि, हम कहते हैं भरत मुनि ने लिखा, इसको कोई साधारण ऐसे राह चलता आदमी ने नहीं लिखा। मुनि का अर्थ है कि जो चिंतन मनन के शीर्ष में पहुंच जाए, मुनि। यानी कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एक लिखा गया जिसको बाद में पंचम वेद कहा गया, उसमें नाट्य शास्त्र कहा गया, उसको संगीत शास्त्र या नृत्य शास्त्र या ललित कला शास्त्र नहीं कहा गया। कारण ये है कि पूरा का पूरा दुनिया, जो पूरी दुनिया हमारे सामने ये नाटक है, उसका प्रतिफलन होता है। तो जब प्रतिफलन की ओर हम जाते हैं, स्वाभाविक है कि कई चेहरे, कई लोग आ जाएंगे और हम लोग कलाकार लोग या लेखक लोग या संगीतकार लोग, हम लोग इतने आशीर्वाद है ऊपर वाले का, जो दशावतार के लिए जाने जाते हैं, 9 हो चुके हैं, एक आने वाले हैं। आपको परमात्मा ने कहा कि जा जी अपनी ज़िंदगी, खेल अपना अवतार कितना ला सकता है। तो कितने चेहरे, मतलब 10 से 100, 100 से 1000 चेहरे हम ला सकते हैं। ये जो कलाकार होता है, जो अभिनेता होता है, जो राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, उसको ये खास आशीर्वाद ऊपर वाले का होता है। बिल्कुल। अखिलेश जी, क्योंकि हमारे सेशन का नाम ही है साहित्य, सिनेमा और रंगमंच, ये रंगमंच और सिनेमा साहित्य से क्या इनका नाता आपको समझ आता है? साहित्य हो, सिनेमा हो या नाटक हो, पहले रंगमंच तो हो, आवाज पर
तालियां होनी चाहिए, कुछ आपको भी याद जरूर आ गया होगा। देखिए, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ मेरे भोले बाबा की है। जटाटवी गलज्ज्वला प्रभा पावितस्थले गलयवलंब लंबितां भुजंग तंगमालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्भयं चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्रों से निकली सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं, सारी विधाएं, और उसी में से एक बात विधा ये है नाटक, रंगमंच, और उसी का तकनीकी विस्तार सिनेमा है, और जिसका आधार साहित्य है। साहित्य हो, रंगमंच हो या सिनेमा हो, तीनों का जो आधार है एक ही है। तीनों में दो परिस्थितियों की मुलाकात होती है। जब साहित्य को, कोई कहानी, कोई उपन्यास हो, जब पाठक पढ़ता है तो पाठक की अपनी परिस्थिति होती है, और जिस कहानी को पढ़ रहा है उसके चरित्र की अपनी परिस्थिति होती है। यानी कि पाठक और उस चरित्र दोनों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, दोनों परिस्थितियों की मुलाकात होती है। ठीक वही रंगमंच में होता है, नाटक में। नाटक में जो नाटक खेला जा रहा है उसका जो चरित्र है, उसकी परिस्थिति, और जो दर्शक देख रहा है उसकी परिस्थिति, दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। उसी तरह सिनेमा है। सिनेमा में भी जो सिनेमा देख रहे हैं, जिस कहानी को देख रहे हैं, उस कहानी के पात्र की परिस्थिति अलग है, और जो दर्शक है, जो सिनेमा देख रहा है, उसकी परिस्थिति अलग है। तो साहित्य हो, सिनेमा हो या नाटक हो, ये दो परिस्थितियों का मिलन है। ये हमेशा मिलन होता है। मैं ऐसे ही परिभाषित करता हूं इसको। जी, क्या बात है सर। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो सिनेमा और रंगमंच है। अर्पिता जी, इसके पहले कि आप सवाल जी, पूछें, जी, जी। मैं एक छोटी सी चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल। चितरंजन त्रिपाठी जी मेरे छोटे भाई हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिश्ते से, और इनसे आपने शुरू में ही सवाल पूछा कि आप तो जब कलाकार जब बन के आते हैं और आज आप बड़े गंभीर से क्यों लग रहे हैं। तो जब आप ये सवाल पूछ रही थी और जवाब दे रहे थे तो मित्रों, मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक किस्सा याद आ रहा था। इसी शहर में जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनसे किसी ने पूछा कि अटल जी, पहले जब आप विपक्ष में थे इतने लंबे अरसे तक, तो आप बहुत ही गरज के और बरस के बोला करते थे, अभी जब से प्रधानमंत्री बन गए आप थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक गंभीर से हो गए, थोड़ा आप ज़रा मेलो हो गई आपकी पूरी जो स्टेज प्रेजेंस थी। तो आदरणीय अटल जी ने जवाब दिया कि देखो, जंगल के शेर में और सर्कस के शेर में एक अंतर होता है। पहले मैं जंगल का शेर था, अब मैं सर्कस का ट्रेंड शेर बन गया हूँ। तो वैसे ही पहले मेरे छोटे भाई चितरंजन जो थे एक मुक्त कलाकार थे, अब इनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक के रूप में न सिर्फ एक कलाकार बल्कि अगली जनरेशन कलाकारों को बनाने की जो भारी जिम्मेदारी इन पे है। जैसे कहते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है एक बाप भी पैदा हो जाता है, और बाप जो है वो लड़का नहीं होता इसलिए वो बच्चा बनाया होता है, वो बाप बनते ही कुछ और हो जाता है। तो अब ये आज के नाट्य संसार के पिता हैं एक तरह से, और ये शायद इसीलिए इनमें गांभीर्य आ गया है इस छोटी उम्र में, जो कि अगर ये मुक्त कलाकार रहते मेरी तरह तो शायद जैसे आपने मेरी हंसी के बारे में बात की थी वैसे ही हंसते मुस्कुराते रहते ही। जी, अब आपका प्रश्न। चलिए, मैं प्रश्न पे लौटती हूँ। आज का सिनेमा और रंगमंच, क्या ये दो खेमों में बट गए हैं क्या? भाई, मुझे पता नहीं किन खेमों की बात कर रहे हैं। बहुत ही एक परिवार हो गया है आज की तारीख में। इसमें एक पॉजिटिविटी भी है और एक नेगेटिविटी भी है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए लोग जो नाटक करने आते हैं, जिनका नाटक करना सपना होता है, वो आज फिल्मों में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ज़माने में अच्छा होता था, जब से चितरंजन आ गए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि तब से लेकर के हमारे पहले दूसरे बैच के लोगों से लेकर के, अगर हम बीवी कारंत की बात करें तो उनका भी अपना सिनेमा एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, अगर हम बात करें ओम शिवपुरी साहब की, तो तब से लेकर के और अभी तक के जो यंग लोग आ रहे हैं, तब तक इनके ज़माने के लोग तो अब आना शुरू होंगे 1-2 सालों में। तो लगातार एक पौध ऐसी आई है जिसने सिनेमा पे बहुत प्रभाव डाला है।
तो इस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ है इन दो विधाओं में, थिएटर की और सिनेमा की। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत सा टैलेंट जो थिएटर के लिए तैयार करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो सिनेमा में चला जाता है, और बहुत ही कम लोग ऐसे रहते हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब जैसे, जो थिएटर के लिए रेगुलरली टाइम निकालें और थिएटर पे उतना ही तवज्जो दें जितनी कि वो तवज्जो सिनेमा पे देते हैं। तो इस तरह से ज़रूर एक थोड़ा सा शिज़्म, एक छोटी सी खाई दोनों के बीच में आई है, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि दो अलग अलग खेमों में बट गए हैं। ऐसा किस आधार पे आप करेंगे, अगर आप बताएंगी तो मैं शायद आपका उत्तर बेहतर दे पाऊंगा। क्योंकि आपने बोझ की बात कर दी, आपने उत्तर दे दिया। अब जो बोझ जिसके कंधे पर है, उससे ही मैं जिस अर्थ में ये पूछ रही थी, जिस संदर्भ में ये पूछ रही थी, उसका अर्थ भी मैं ज़रा समझ लूँ। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, हम गानों के लिए सुनते हैं, हम फिल्मों के लिए सुनते हैं, OTT आ चुका है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो डेप्थ, जो गहराई एक कलाकार में पहले थी, अब शायद वो नहीं है। कई ऐसे कलाकार भी आ जा रहे हैं, क्योंकि पहले आप जितना स्ट्रगल करते थे, जितना सीखते थे, और बहुत सारे आपके स्कूल से ही निकले लोग ऐसे होते थे जो फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, वो जानते थे कि यही ठीक है। लेकिन अब बहुत गाने जैसे होते हैं ना, रैप आ गए, कोई अर्थहीन, डेप्थ नहीं है। वैसे बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं, उसके जो कलाकार हैं उनमें भी वो डेप्थ नहीं है, वो फील नहीं है। आप बड़े बड़े जिनसे तुलना हो रही, तो आज के यंग एज में भी देखिए है, सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एंट्रीज भी हैं। तो उससे आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन कलाकारों के ऊपर भी है, क्योंकि वो कितनी पुरानी लेगेसी है जो आपको आगे लेके जाना है। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी इंग्लिश डिपार्टमेंट, किसी यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो लोग PhD करके निकल गए, बहुत डेप्थ वाला कविता लिखते थे, और आज के ज़माने में बाकी जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आ रहे हैं वो डेप्थ वाला लिख नहीं पा रहे हैं। क्या है कि पॉपुलेशन, उसका एक्सपोजर, और साथ में सबकी अपनी आज़ादी, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यही डेप्थ है। पहली बात तो डेप्थ का परिभाषा कौन तय करेगा कि यही डेप्थ है। सो इसका मतलब ये है कि मेरी रुचि शायद वो नहीं है जो अभी कोई गा रहा है। तो ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो हम मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनते थे, किशोर जी के गाने सुनते थे, तब बहुत सारे लोग थे जो नाक से गाते थे, वो डरते थे, लेकिन अभी नाक से भी गाते हैं, वो पॉपुलर हैं। कोई कंठ से गाता है, वो पॉपुलर है। कोई हाथ से गाता है, वो पॉपुलर है। पता नहीं कहाँ कहाँ से गाने लगे हैं लोग अभी, बट क्योंकि फ्रीडम है। लेकिन मुझे अगर नाक वाला नहीं चाहिए, मुझे कंठ वाले भी हैं, मैं सोनू निगम जी का सुनूंगा, मुझे अगर नाक वाला कोई नहीं चाहिए। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन डेप्थ की जहाँ तक सवाल है, और डेप्थ की अगर कोई परिभाषा है, और उस परिभाषा से जो नापना चाहता है, उसके लिए भी पर्याप्त टैलेंट दुनिया में है। तीसरी बात है, जब आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, बहुत चकाचक दिखने वाला टमाटर किचन में आके फेल हो जाता है। आपको लगता है अरे लाल लाल दिख रहा था, मैं उठा लाया, पर ये तो फेल हो गया। तो मार्केट है तो मंडी है तो कुछ भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग अभी मतलब सारी चीज़ें मार्केट रिलेटेड है, और सब कुछ जो है मार्केट की तरफ भागता है। कंज्यूम करते हैं भी मार्केट से और छोड़ते भी मार्केट में। तो शायद ऐसा पहले उतना ज़्यादा मार्केट नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, आप तय करेंगे। और रही बात पिछला सवाल कि सिनेमा और थिएटर में अलग अलग कुछ है, सर मैम अलग अलग कुछ भी नहीं है। अभी भी सिनेमा वाले लिखते हैं स्क्रीन प्ले, अंततः इट्स अ प्ले, इट रिमेन्स अ प्ले ओनली, यू आर सीइंग द प्ले, अ रिकॉर्डेड प्ले विथ all technicalities which has been prepared in front of you, which is played on a screen. So it is a play on screen. और रही आजकल के जनरेशन के बच्चे जो पढ़ते नहीं, जानते नहीं, वो लोग कहते हैं कि भाई नाट्यशास्त्र की बात करें तो हमें लगता है कोई दकियानुसी बात हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक के 4 तरह के अभिनय के बारे में कहा गया है। कोई भी फिल्म मुझे दिखा दीजिए जो 5वें तरह का अभिनय की बात कर रहा हो अभी। और जो नाट्यशास्त्र में जिस तरह की बाकी बहुत सारी चीज़ें, या आज के जो बड़े बड़े थियरीज़ हैं, हमारे दोनों अग्रज मेरे सामने मेरे पास बैठे हैं, वो भी शायद सहमत होंगे कि बहुत बड़े बड़े थियरिटिशियंस की जो थियरी है ऑन एक्टिंग, जब आप भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के श्लोक को ट्रांसलेट करते हैं इन इंग्लिश, आपको लगता है 3000 साल पहले लिखी गई बात
उसको दोहराया गया है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, because they did not have that kind of exposure. So one fine day they realized this, they wrote it. हम क्योंकि उनकी तरफ देख रहे थे और हम जिज्ञासु थे और हमारी प्यास है बुझाने के लिए केवल वही टूटी से पानी आ रहा था, उसको हम पी गए। तो नाटक अंततः जब समाज ही पूरा का पूरा नाटक है, सिनेमा उससे अलग कैसे होगा और वो अलग थलग कैसे नाटक को कर देगा। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आने वाला समय एआई का है, वर्चुअल वर्ल्ड की बात है, नाटक रियल वर्ल्ड की बात करता है। एटलीस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं आपके सामने जीता जागता इंसान जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कमी इंसान को जब तक खलेगी तब तक रंगमंच तो बंद नहीं हो सकता। एआई आ जाए, बीआई आ जाए, सीआई आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। और माइंड यू इन दिस कंट्री जैसे हम सुनते हैं आज तो धीरे धीरे माइथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जिसको झूठ करार दिया जाता है, नासा कोई बात ऐसे कर देती है लगता है कि क्या बात हो रही है। अभी पिछले दिनों जो लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर जानते होंगे, नासा ने कहा कि गैलेक्सी में कोई 1.8 मिलियन लाइट ईयर्स के बाद कोई सुरंग है जिसके परे जाके बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं, यानी कि मल्टीवर्स की बात की जा रही है। विष्णु पुराण में मल्टीवर्स की बात की गई थी। सो घूम फिर के हम ये कह दें कि ये अलग है वो अलग है, कुछ अलग नहीं है। अंततः एक जीवन की कहानी अपनी अपनी परसेप्शन से लोग कह रहे हैं, जैसे हीरा मंडी की बात हो रही थी, उसकी सत्यता को छोड़ दें तो हम ये सोचें कि हीरा मंडी के एक व्यक्ति के परसेप्शन संजय लीला भंसाली ने अपने परसेप्शन में किया, बट अंततः तो लोगों की बात है, कितना फॉल्स है, कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन कहानी तो किसी इंसान की हो रही है। जब तक इंसान है इंसानी कहानी चलेगी। इंसानी कहानी का मतलब है नाटक, और जीवन एक नाटक है। ये वहाँ से शेक्सपियर ने जब कहा कि जीवन जो है एंटायर वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, लोग बहुत रोमांचित हुए। लेकिन अगर भरत मुनि के 6000 श्लोक में से कई श्लोक आप पढ़ेंगे, जब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये तो 3000 साल पहले बोला गया था। ये हमारी अज्ञता है, पता नहीं क्या है आगे। क्या बात है सर। अखिलेश जी, क्योंकि बात इन्होंने छूट की भी की, आज़ादी की भी की, इसलिए मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि आपने महाभारत, रामायण, कई ऐसे हम देखते हैं अब भी बन रहे हैं, अब और जैसे एआई का जिक्र किया, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ बन रहे हैं, हनुमान जी अलग ढंग से उड़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उसके साथ कितनी छेड़छाड़ मुमकिन है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इसको लेकर भी विवाद रहा। अभी हाल में ही जो मूवीज़ भी आई उसको लेकर भी कि उसमें डायलॉग पे भी आपत्ति थी कि इस तरह के डायलॉग हनुमान जी तो नहीं बोलते होंगे। तो ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं। क्या ऐसे छेड़छाड़ करनी चाहिए आज़ादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर? देखिए, भारत कथाओं का देश है और भारत संगीत का भी देश है। आज सिनेमा से ये दोनों चीज़ें गायब है। न सिनेमा में कथाएं हैं और ना ही संगीत है। वो ज़माना चला गया जब हम अपने मन मस्तिष्क पर जोर नहीं डालते थे और फिल्मों के सारे गाने हम गुनगुनाते थे। जो नहीं भी गाता था वो भी गुनगुनाता था, क्योंकि उसका संगीत इतना कमाल होता, उसका मेलोडी, उसके लिरिक्स, उसके गाने, शब्द इतने कमाल होते थे। कोई भी रटता नहीं था गाने को, चलते फिरते सुन लिया, गाना याद हो गया। वो था म्यूजिक। आज पिछले 20 सालों में बताइए कितने गाने किसको याद हैं और किस सिंगर के याद हैं और किस सिंगर ने कौन सा गाना गाया है, किस लिरिसिस्ट ने क्या लिखा है। वही हालत कहानियों की हो गई है, क्योंकि कट पेस्ट कर रहे हैं। कहीं से उठाया, पश्चिम से उठाया और यहां पेस्ट कर दिया। सीक्वल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज अप्रूव्ड प्रोडक्ट, अब इसी को चलाओ। कहानियां गायब हो गई हैं, कहानियां है नहीं। सिनेमा के बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन में कुछ दिनों तक कहानियों का दौर रहा, उसके बाद वहां से भी कहानियां गायब हो गई। उसके बाद अभी डिजिटल आ गया। डिजिटल में मन की जितनी विभत्सता थी, जितनी विकृतियां थी, वो सब उभर के आ गई सबके मन मस्तिष्क से। सब कुछ वही आ गया, कहानियां गायब हो गई। भारतवर्ष का किसी भी प्रदेश का, किसी भी भाषा का, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, अवधी हो, मगही हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, किसी भी भाषा में, मराठी हो, असमीज हो, हर भाषा में इतना साहित्य भरा हुआ है। वो साहित्य इंतजार कर रहे हैं कि सिनेमा वाले कब सिनेमा बनाएंगे।
कथाएं हैं ही नहीं फिल्मों में। और विशेषकर ये तब हुआ जबकि भारतीय फिल्म उद्योग का नाम बॉलीवुड पड़ गया। अभी भी यहां जो हमसे पहले जो सत्र चल रहा था वहां बॉलीवुड की बात चल रही थी। ये भारतीय फिल्म उद्योग है, बॉलीवुड थोप दिया गया एक षड्यंत्र के माध्यम से। सुभाष घई साहब बड़ा अच्छा किस्सा बताते हैं इसके बारे में कि राम लखन का प्रीमियर बीबीसी वालों ने कहा हम कवरेज करेंगे, और आए प्रीमियर कवरेज करने, तो जो लड़कियां सैंडल पहन के आई थी उस पर फोकस कर रहे थे, जो जूड़ा बना के आई थी उस पर फोकस कर रहे थे, जो ड्रेसेस पहन के आई थी मॉडर्न उस पर फोकस कर रहे थे, और वहां दिखा रहे थे एक तरफ टेलीविजन के कट में न्यूज़ में दिखा रहे हैं जो राम लखन का प्रीमियर था, और एक तरफ हॉलीवुड की फिल्म का प्रीमियर का कट दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं हॉलीवुड का कॉपी कर रहा है बॉलीवुड। ये है बॉलीवुड। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का तब से नाम पड़ गया बॉलीवुड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शोमैन ऑफ इंडस्ट्री रह चुके श्रीमान सुभाष घई साहब ने कहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन नाम पड़ जाएगा गोलीवुड, गोली दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये दिन दूर नहीं, तो ये है। और कथाएं, चूंकि हमारे जितने फिल्म मेकर हैं, पढ़ना तो आया नहीं ना। एक जमाना था जब हर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का अपना राइटर्स का एक ग्रुप होता था, डिपार्टमेंट होता था, जिसमें 5-5, 6-6 राइटर्स होते थे, 7-7 राइटर्स होते थे। वो कहानियों पे काम करते थे, कैरेक्टर्स पे काम करते थे, किस कैरेक्टर को किस जॉनर में रखना है उस पर काम होता था, तब जाके स्क्रिप्ट तैयार होती थी, तब वो फिल्में बनती थी। लेकिन आज वही सवाल है ना फिर सर अतुल जी, ऐसा है क्यों नहीं? अब क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? आप डेप्थ की बात पूछ रहे थे कि डेप्थ से आशय क्या है? आशय यही है कि पहले के गाने आज तक, आज की युवा पीढ़ी जो है, जिनको आप जेनजी भी बोल लीजिए, वो भी आज की डेट में उनको भी किशोरदा पसंद होंगे। ऐसा नहीं कि उनके गाने नहीं पसंद, लेकिन आज और जो आपके फिल्म स्टार या सिंगर जो आपके आते हैं, वो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। जो फिल्म्स आ रही हैं, एक बहुत छोटी सी चीज़, पहले हम लोग जब टीवी देखते थे तो रामायण है या ऐसी चीज़ें आती थी जिनसे हमने कुछ सीखा और हम अपनी संस्कृति को बचाकर चलते रहे। लेकिन आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उनमें एक मैसेज नहीं है। नाटक भी जो हम मंच पर करते हैं उसमें कोई मैसेज होता है लास्ट में आपके सीखने के लिए। फिल्में भी ऐसी होती थी जिसमें आप कुछ सीखते थे, नहीं कुछ सीखे तो माँ और बेटे का प्रेम ही आप सीखते थे, भाई और बहन का प्रेम ही आप सीखते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बचा। अब आप पूरी फिल्म, पूरा वेब सीरीज सब देख डालेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप सीखे क्या। इनफैक्ट आप बिगड़ ही जाएंगे, 4-6 गालियां सीख के जाएंगे आप। देखिए, मैं आपकी बात से सिर्फ आधा इत्तेफाक रखता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री भारत की कभी भी एक मोनोलिथ नहीं थी कि वो एक पत्थर से ही पूरा मुजस्समा बना हुआ था और जो था वो सब एक ही जैसा था। ऐसा कभी नहीं था। अगर एक बिमल रॉय थे तो एक हंटर वाली भी बनती थी, और अगर एक सत्यजीत रे थे तो बंगला में ख़राब फिल्में भी बनती थी। ऐसा तो नहीं, बंगाली में तो ख़राब फिल्में थी नहीं, बस एक सत्यजीत रे ही थे। ऐसा कभी एक मोनोलिथ नहीं रहा है भारतीय फिल्म का संसार, और आज भी भारतीय फिल्म का संसार मुझे मोनोलिथ नहीं लगता है। हमारे पास अगर एक तरफ एनिमल है तो एक तरफ 12वीं पास भी है। हमारे पास एक तरफ अगर कोई और फिल्म है जिसमें हम बिल्कुल स्त्री का जो है सिर्फ इस्तेमाल सिर्फ अंग प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो अभी अभी जो हमारी फिल्म ऑस्कर में गई है किरण राव जी की, लापता लेडीज़ जो है वो भी है, जिसमें कि औरतें दोनों पूरी गरिमा के साथ निकल के आती हैं, भले वो लापता थोड़े समय के लिए खो जाती हैं, और इसीलिए वो शायद हमारा ऑस्कर में वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करने गई है फिल्म। वहाँ जा पाती है कि नहीं जाती, लेकिन कम से कम हमने भेजी है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही ब्रश से पूरी ये पेंटिंग बनी हुई हो। इस पेंटिंग में हमेशा से अलग अलग ब्रशेज रहे हैं। हमारे पास बहुत कमर्शियल फिल्में बनाने वाले हैं, तो आज हमारे सामने यहाँ पे सोहेल तातारी साहब बैठे हैं जिन्होंने किसानों की आत्महत्या पे एक फिल्म आज से करीब 15 साल पहले बनाई थी, द समर ऑफ 2007। या मेडिकल मर्डर्स जो हो जाते हैं कि डॉक्टर अपने पैसा बनाने के लिए जो मेडिकल नेग्लिजेंस देखते देखते कर देते हैं, उसमें इन्होंने अंकुर अरोड़ा मर्डर केस बनाई थी। तो इस तरह के भी फिल्म मेकर्स हमारे पास हैं। क्या कभी हमको भी ये देखना चाहिए कि हम सब लोग एनिमल पे सवाल तो उठाते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं यहाँ हाथ उठाए जाएं और आप हाथ उठा के जवाब मत दीजिए, अपने दिल में जवाब दीजिए कि यहाँ कितने लोगों ने एनिमल जाके देखी है और कितने लोगों ने 12वीं पास जाके देखी। उनके नंबर से ही आपको पता चल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप गूगल पे जाके देख लीजिए नंबर्स कि किसने देखी है, वो कौन था।
वो वही आदमी तो था। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अंग्रेजी की एक कहावत है, वी गेट ए गवर्नमेंट दैट वी डिजर्व, सिमिलरली वी गेट सिनेमा दैट वी डिजर्व, वी आर द कल्प्रिट्स। दैट्स राइट। सेकेंडली, जैसे ये जो पूरा सृष्टि है आप देखते हैं, इस सृष्टि में आप खाली कहेंगे कि रंग बिरंगी जो बटरफ्लाइज हैं वो सुंदर लगती हैं, तो दुनिया में खाली रंग बिरंगी बटरफ्लाइज होते हैं। वहाँ एक गेंडा भी है, वहाँ एक शेर भी है, वहाँ एक अजगर भी है, वहाँ एक क्रोकोडाइल भी है, वहाँ एक सियार भी है। तो क्रिएशन में आपके सामने वैरायटीज़ आएंगी। उस वैरायटी में जैसे आपने क्यों शेर को नहीं पाला, आपने गाय को पाल लिया, आपने कुत्ता पाल लिया, तो इसका मतलब है कि जो संरचना हुई उसमें से इवोल्यूशन में आपने कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर आप आगे चल पड़े। उनको मारा नहीं, उनको ख़त्म नहीं किया, उनको भी जीने दिया, लेकिन साथ में आपके करीब आने दिया केवल चंद चीज़ों को। तो दर्शक भी जो है, समाज के जो लोग हैं, वही तय करेंगे कि साथ में किस तरह का एंटरटेनमेंट लेके हम चलें और किस तरह का ना लेके चलें। लेकिन जहाँ तक उसकी जर्मिनेशन की बात है वो होता रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है जो यूथ है वो किस तरह की दुनिया के साथ अभी जी रहा है। उसकी दुनिया क्या वो है जो किसी गांव में किसी बेवा का बच्चा जो पढ़ना चाहता है, 12वीं पास की अगर कहानी टाइप की बात करें, उसकी लाइफ अगर वो नहीं है, उसकी दुनिया अगर वो नहीं है, वो उसके साथ जुड़ेगा नहीं। तो आपका जो अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइव्स हैं। तो वैरायटी ऑफ लाइव्स में आपको वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट आएगा, देन उसको फिर आप किसी को रिजेक्ट करेंगे, किसी को सराहेंगे, आएगा तो ज़रूर। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारे ऊपर भी, या जो फिल्म बना रहे हैं उनके ऊपर भी, या फिर जो जनता पसंद करे? जनता क्राइम पसंद कर रही है, जनता मारकाट पसंद कर रही है, गालियाँ पसंद कर रही है। तो जब आप उस जगह पर बैठे, जैसे फिल्म स्टार को भी बोलते हैं कि आप उन चीज़ों का ऐड मत कीजिए, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, तो वैसे ही जो बना रहे हैं फिल्म, उनके लिए भी क्या ये नहीं होना चाहिए कि आप उस तरह मत बनाइए जिससे हो सकता है जनता, मतलब देखिए गलत चीज़ें लोग अडॉप्ट, मेरा बच्चा अगर है तो वो गलत ज़्यादा जल्दी सीखेगा सही के कंपेयर में। तो ये जिम्मेदारी क्या तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो किसी के मतलब हम सब पे निर्भर करता है। जैसे एक बार एक डिबेट में मैंने कहा कि सडनली हम लोगों को ये लगने लगा कि वी आर द अल्टीमेट फिल्म मेकर्स, स्टोरी टेलर्स। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आप क्यों बोल रहे हो? मेरा कहना है कि जब राज कपूर थे, क्या वो अपनी बात को, और बहुत गहरी बात कह जाते थे, जैसे मेरा नाम जोकर में, अगर वो बच्चा स्कूल का उसको इन्फैचुएशन है, वो दूर से कुछ देखता है, दैट्स इट। वो एक अवस्था हर एक इंसान के जीवन में वो दर्शा के वो चले जाते थे। आज होगा, कट करेंगे, वो आंख बंद करेगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे। सो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग खाली जो मुझे चाहिए हो वो करने की कोशिश करते हैं। हम एक छत्रवाद की तरफ जाते हैं, हम जिम्मेदारी की तरफ नहीं जाते हैं। जब जिम्मेदारी की तरफ जाएंगे तो राज साहब जैसी पिक्चर बनेगी, राज साहब जैसी फिलॉसफी लेके आप फिल्म बनाएंगे कि मुझे जो कहना है मैं वो कहूँगा, बट बहुत ही शालीनता के साथ कहूँगा। तो ये तो जिम्मेदारी तो है। अब जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे हम कहते हैं, अगर आप रास्ते में किसी को बोलेंगे कि भाई यहाँ क्यों कचरा फेंक रहा है, वो उल्टा आंख दिखाता है कि तेरे को क्या, तू भी फेंक, तेरे पास भी वोटर कार्ड है ना, तू भी फेंक, तू कौन होता है? सो अब क्या करें? क्या मैं करूँगा या सरकार करेगी या आप जैसे एजुकेटेड लोग करेंगे? हम सबकी जिम्मेदारी तो है, उससे कोई भाग नहीं सकता, भागना चाहिए भी नहीं। अच्छा, लेकिन एंटरटेनमेंट अर्पिता जी, सर मैं मैं इसमें इसी- सवाल भी जोड़ दूं, आप जी, उसका भी साथ साथ जी। जवाब दे दीजिएगा क्योंकि वक्त भी हमें अब थोड़ा, जी 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 क्योंकि बिल्कुल। एंटरटेनमेंट की बात हो रही है और मनोरंजन के लिए ही हम फिल्में देखते हैं, मनोरंजन ही इसका एक वर्ड है। लेकिन ऐसा क्यों है कि विवाद भी अब इसके साथ जुड़ता चला जा रहा है? कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, द केरला स्टोरी ले लीजिए, बेशरम रंग ले लीजिए, गानों पर भी आपत्ति है, फिल्मों को लेकर विवाद छिड़ जाता है। उसके पीछे क्या देखते हैं आप? अपनी बातों के साथ इसका भी जवाब। बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर फिल्मों की बात चलते ही बड़ा अच्छा कि आपने कहा कि एंटरटेनमेंट इज द ओनली थिंग, कि अक्सर फिल्मों की बात चलते ही सारी सामाजिक जिम्मेदारी हम फिल्म वालों पे ही देने लगते हैं। कहीं कोई डकैती हो गई तो ये फिल्म से प्रभावित होके भाई, कहीं मर्डर हो गया ये फिल्म से प्रभावित, कहीं रेप हो गया तो ये फिल्म की वजह से रेप हो गया। ऐसा लगता है कि महाभारत युग में तो कुछ होता ही नहीं था। महाभारत में युग में कोई किसी की छाती फाड़ के खून नहीं पीता था। महाभारत में कोई स्त्री को निर्वस्त्र नहीं करता था, क्योंकि सिनेमा तो था ही नहीं तब।
तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिनेमा की वजह से प्रभावित होकर के दुशासन ने किया जो कुछ भी किया। उसने बहुत बहुत पिक्चरें देखता था, दुशासन की गलती थी, इसीलिए वो स्त्री को डिसरोब कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लाद दी जाती है दोनों तरह से, दोषारोपण के रूप में भी, और ये भी कि सिनेमा करे तो सब कुछ बदल सकता है। अगर सिनेमा से ही सब कुछ बदल जाता तो बहुत आसान था। अब तक तो फिर गांधी जी, नेहरू जी, मोदी जी, ये सब सरकार ने चला के सिनेमा ही बना रहे होते और समाज को उन्होंने बेहतर समाज बना दिया होता। तो ऐसा नहीं होता है, समाज का एक हिस्सा है। और जैसा आपने कहा, इंटरटेनमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग। जहाँ शाम को सब करने कराने के बाद में आप 6 से 9, 9 से 12 शो देखने जाते हैं, और दिस इज़ द ओनली थिंग जिस पे इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द एंटरटेनमेंट पार्क्स। तो जैसे ही आपने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया तो हमें तो आपने सरकारी तौर से लिख दिया कि एंटरटेनमेंट इनकी ड्यूटी है। फिर भी इतना एक शक की निगाह से देखा जाता है सिनेमा वालों को कि जब अखिलेंद्र पुस्तक लिखते हैं तो उस पर कोई प्री सेंसरशिप नहीं होती है। जब आप न्यूज़ देते हैं आज तक में तो उस पर कोई प्री सेंसरशिप नहीं होती है। जब कोई अनुराग ठाकुर, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, दिल्ली में एक सभा में जाके कहता है कि गोली मारो इनको, तो उस पर कोई प्री सेंसरशिप नहीं होती है। लेकिन सिनेमा वालों में प्री सेंसरशिप होती है, ये तो बदमाश है, कुछ ना कुछ गलती करेंगे। सिनेमा पे एक और जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि जब आप खास करके महाराष्ट्र में भी और बहुत देश के बहुत से राज्यों पे कि तुम पिक्चर देखने आए हो, तुम तृप्ति डिमरी को देखने आए हो, पहले खड़े होकर जनमन गाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बाद में तो पाप तुम करने वाले हो, पहले तो कुछ अच्छा काम कर लो। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं यहां पे आज तक के जरिए कि पार्लियामेंट से ज्यादा तो गंभीर काम कहीं कोई नहीं करता। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर दिन सभापति महोदय पधार रहे हैं कि बाद में सब लोग खड़े होकर एक बार जनमन गा लिया करें, तब किया करें। सिनेमा के पहले क्यों जनमन गाने के लिए कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होता कि मुकदमा नंबर 72 जनमन गण, मुकदमा नंबर 73 जनमन गण? क्योंकि हमें हर शो के पहले, अगर दिन में 6 शो हैं और 36 मल्टीप्लेक्स में हैं, हर शो के पहले हमको खड़े होकर जनमन गण गाना पड़ता है, क्योंकि कुछ हम अशुद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा प्री सपोज्ड है। मुझे क्या लगता है, हमारी जिम्मेदारी उतनी होनी चाहिए जितना कि एक नाटक था शेक्सपियर का जिसका नाम था किंग लियर। उसमें 2 बेटियां कहती राजा से, सारा प्रेम तुम्हारे लिए, और कुछ है ही नहीं, मेरे पति बच्चे सब बाढ़ में गए, सारा प्रेम पिताजी तुम्हारे लिए। तीसरी बेटी कहती है, पिताजी मैं आपको उतना प्रेम करती हूँ जितना एक पुत्री को पिता से करना चाहिए, मेरा एक पति भी है, एक बच्चा भी होने वाला है, क्या मैं उनको प्रेम नहीं करूंगी? सारा आपको दे दूंगी। I love you as much a daughter should do her father, no more, no less. My zimmedari is any Indian citizen, those who are sitting there, no more, no less towards this country. कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी इस तरह विवादों में क्यों गिर जाते हैं? देखिए, परसेप्शंस जुड़ जाते हैं सबके, और पिछले 30 साल 40 साल में अभिव्यक्ति के लिए इतने माध्यम आ गया है, और हर व्यक्ति को लग रहा है अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो मेरी, जैसे आज हाजमा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस चक्कर में भी बहुत सारी चीज़ों को हम करते रहते हैं। विवाद क्यों है और विवाद क्यों नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर तो कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे अतुल भाई ने बोला कि भाई सारी जिम्मेदारी एंटरटेनमेंट वालों पे अगर दे दिया जाए तो स्कूल, कॉलेज और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि मैं मूलतः एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, अभी भी जब हम वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड करते हैं, इफ़ इट इज़ फोक बेस्ड, जबकि आज के ज़माने में एआई तक, गांव में भी लोग एआई के बारे में वाकिफ़ हैं बच्चे, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, पर फिर भी वहाँ पे आज अगर कोई फोक डांस होता है, कोई फोक परफॉर्मेंस होता है, वहाँ ना कोई विवाद है, उत्साह उतना ही है, उतनी ही भीड़ है, सब कुछ है। यानी कि हम कहीं ना कहीं एक क्लास बना रहे हैं मास से हटके, और जो मास हम जिनको गिनते हैं उसमें भी एक क्लास है, क्लासिफिकेशन है। रियल मास से हम दूर जा रहे हैं। तो रियल मास से जितने दूर जाएंगे, वाद विवाद, प्रतिवाद, वादी संवादी विवादी, ये सब होता रहेगा। मास, जो रियल मास है, उसको लेके, जैसे मैं कह रहा हूँ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल प्ले, ये क्या पहले पनपा था? पहले फोक था, उसके बाद, क्योंकि पहले तो मास आया होगा ना, बाद में राजा आए होंगे, बाद में क्लास आया होगा। सो क्लास वर्सेस मास में रियल मास की तरफ अगर हम बढ़ें, जैसे शोले फिल्म, मेरे लिए शोले फिल्म एक फोक स्टोरी है। मेरे लिए ग्रेट सलीम जावेद की कहानी तो है ही, बट मेरे लिए एक फोक स्टोरी है। क्या होता है फोक स्टोरी में कि एक दुष्ट बुद्धि था, एक मंद बुद्धि था, और कुछ लोगों के लिए बहुत वो अन्याय किया, ये किया वो किया, लोग मतलब संगठित होके
उसको मारते हैं और उसके आगे चलते हैं। सेम रावण की स्टोरी, सेम किसी राक्षस की स्टोरी। तो इसलिए वो इस कदर मास के साथ जुड़ा क्योंकि मास के डीएनए में जो है, उसके मानस पटल में जो है, उसको बहुत क्लेवरली इन्होंने उसको उतारा। AR रहमान साहब की म्यूजिक बहुत ही फोक बेस्ड है, वो भले ही गैजेट्स उसमें यूज हुए हैं, बहुत ही फोक बेस्ड है। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ ये, क्योंकि बार बार हाँ बोल यार हाँ, इसको अगर हम नाटक में करेंगे लोग कहेंगे थिएटर म्यूजिक है, लेकिन रहमान साहब जब कहते हैं गैजेट्स के साथ वो कुछ और हो जाता है। बेसिकली वो मास से जुड़ा हुआ है, मास के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए चलता है, आगे भी चलेगा। और मास के डीएनए में क्या है, अगर महाभारत के समय ये लिखा गया कि द्रौपदी को निवस्त्र किया, उसका जो इंटरप्रिटेशन ये जाता था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर ऐसे करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मैं फिल्म से सीखा, मैं ये कर रहा हूँ। ये आपकी नज़रिया भी तो बदलना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और मुझे ऐसा आपकी बातों से सुन के, और प्लस अभी मैं साथ ही यूपी इलेक्शन कवर करके आई और वहाँ मुझे एक छात्र मिला, मैं युवाओं के बीच पहुंची, उस छात्र की बात सुनकर मैं भी चौंक गई। वो गुटखा खाते थे, वो सिगरेट पी रहे थे, वो ड्रिंक करते थे, और मैंने कहा ये सब क्यों कर रहे हो तुम इस संस्था, मतलब पूरा वो मुंह वगैरह में दिख रहा है। मैंने उनसे सवाल किया तो कह रहे हैं अरे फलाना फलाना एक्टर भी तो करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं हम। और वो इनफैक्ट ये भी बता रहे हैं कि मैं किस किस ब्रांड, जो ब्रांड वो प्रमोट करेंगे वो ब्रांड मैं पी रहा हूँ, वो ब्रांड मैं कर रहा हूँ। तो मैं शॉक थी कि आपको एक संस्थान में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और आप अभी भी उस संस्थान में जाके पढ़ने की बजाय अगर कुछ और सीख रहे हैं और उसको इतने चौड़ा सीना करके अगर आप बोल रहे हैं, तो ये आपकी भी गलती है जो आपको रियलाइज करनी चाहिए। और बिल्कुल, प्लीज यूथ से मेरी यहाँ अपील जरूर है, आप लोग फिल्में देखिए, लेकिन अच्छा सीखना वो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा सीखेंगे आप अच्छे बनेंगे, आपका भविष्य अच्छा बनेगा। कल को जब आपका बच्चा ये कर रहा होगा आपके सामने, तो शायद आपको ये पसंद नहीं आएगा, शायद क्या यकीनन आपको ये पसंद नहीं आएगा। बल्कि बहुत अर्पिता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और एडवर्टाइजिंग के अलावा एक चीज़ उसकी जिसको कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। जितनी शराब की कंपनियां हैं वो सब पानी बेचती हैं। अब वो कितने बोतल बेचती हैं पानी, ये आप मत पूछिएगा, वो वाला पानी किस दुकान में मिलता है मत पूछिएगा। इसीलिए जब मैं यहाँ आज तक में आया था तो रजनीगंधा का नीला रंग देख के मुझे भी थोड़ा सा शौक हुआ था, बाय द वे। जब हम जा रहे हैं, अभी हमारा सेशन खत्म हो रहा है क्योंकि हम नाटक से आते हैं, नाटक में हम लोग रंगकर में रंग संगीत भी करते हैं। अतुल भाई भी बहुत क्लोजली उससे संबंध रखते हैं। तो क्योंकि हमसे पहले भी यहाँ गाना गाया गया है, तो कबीर के एक गाने के साथ हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। 1.5 मिनट मात्र समय मांग रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट लव, कंपैशन। हमारे दुनिया में सारे परसेप्शन, सारे वाद विवाद के बावजूद भी एक संवाद की ज़रूरत है, और वो संवाद कंपैशन के ऊपर होना चाहिए। तो 1.5 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ, थोड़ा मसाला यहाँ भी डाल दीजिएगा, जैसे उसमें दिया था गाने में, थोड़ा रिवर्ब विवर्ब। ओ अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही न जाई, कछु कही न जाई। गूंगे केरी सरकरा, गूंगे केरी सरकरा, बैठे बैठे मुस्काई, अकथ कहानी प्रेम की। जब मैं था तब हरी 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 नाही 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 नाही। जब मैं था तब हरी 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 नाही 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 नाही। अब हरी है मैं नाही 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 नाही। अब हरी है मैं नाही नाही नाही। कबीरा 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 कबीरा, कहे कबीर सकती कछु नाही, कहे कबीर सकती कछु नाही। गुरु भया सहाई, गुरु भया सहाई। आवन जानी मिट गई, आवन जानी मिट गई, मन मन ही समाई।
अकथ कहानी प्रेम की। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये जाते इसकी जाते धुन आपने एकदम इन्हीं की बनाई हुई थी। समा बांध दिया। जो बहुत ट्यून ही आपने सुनी वो खूबसूरत। चितरंजन जी की बनाई हुई। बहुत ही खूबसूरत, तालियां थमनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच सर।